सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। इस बीमारी को थॉट डिसऑर्डर भी कहते हैं। जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति का दिमाग वास्तविक चीजों से दूर हो जाता है। सिजोफ्रेनिया का शिकार व्यक्ति एक अलग ही अपनी बसाई मनगढ़ंत दुनिया में खोया रहता है जो कि उसे वास्तविक लगती है। सिजोफ्रेनिया के शिकार व्यक्ति को बार बार यह शक होने लगता है कि अमुक व्यक्ति उसे मारना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसके खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है और सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। सामने वाले व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया के मरीज से कोई लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त व्यक्ति ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो हर बात में एक खास व्यक्ति पर षड्यंत्र करने का आरोप लगातार लगाता रहता है। खास बात है कि 60 से 70% मामलों में सिजोफ्रेनिया एक अनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी होती है। यानी परिवार में किसी एक व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो जाए तो इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि उसकी ये बीमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर भी दिख सकती है। यानी पिता से बेटी और फिर बेटी से बेटे में और फिर बेटे से उसके बेटे में। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी की दादी के पिता को यह बीमारी हो तो उसे भी सिजोफ्रेनिया बीमारी लग सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खरी बात में आज मैं अचानक इतिहास की बातें छोड़कर सिजोफ्रेनिया नाम की दिमागी बीमारी की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल मैंने आपको सिजोफ्रेनिया के लक्षण इसलिए बताए हैं कि आपको यह पता चल सके कि भारतीय सियासत में भी एक परिवार को पॉलिटिकल सिजोफ्रेनिया यानी राजनीतिक सिजोफ्रेनिया की बीमारी है और यह परिवार है गांधी नेहरू परिवार। जी हां, इस गांधी नेहरू परिवार को पिछले 75 सालों से आरएसएस के षड्यंत्र ढूंढने का राजनीतिक सिजोफ्रेनिया है। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पिछले 75 साल से ये लोग न केवल खुद आरएसएस के काल्पनिक डर में जी रहे हैं बल्कि वो इस काल्पनिक डर को इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर भी लादकर उन्हें भयभीत करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार संघ के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करके देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का ये राजनीतिक सिजोफ्रेनिया आए दिन सामने आता रहता है। अब सवाल उठता है कि राहुल के अंदर ये सियासी बीमारी आई कहां से? तो इसका जवाब है उनकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू से। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि नेहरू किस तरह से आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाने के बजाय राशन पानी लेकर आरएसएस के पीछे पड़ गए थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नेहरू देश की हर समस्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार मानते थे और हमेशा की तरह मैं अपनी हर बात तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ आज साबित करूंगा। तो बात उन दिनों की है जब देश नया नया आजाद हुआ था। देश के बंटवारे के दौरान हुए खूनी दंगों में लाखों लाख हिंदुओं को काटा जा रहा था। ऐसे कठिन समय में आरएसएस प्रताड़ित हिंदुओं के लिए एक रोशनी की इकलौती किरण था। संघ के स्वयंसेवक अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुओं के प्राणों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक सिजोफ्रेनिया के शिकार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आरएसएस को ही देश का दुश्मन समझने लगे थे। आज़ादी के बाद जब दिल्ली में दंगे हुए तो नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए संघ को जिम्मेदार ठहराया। नेहरू ने पटेल को पत्र लिखकर यह तक कह दिया था कि दिल्ली के पुलिस और प्रशासन में आरएसएस के लोग भरे पड़े हैं जो खुलेआम मुसलमानों से भेदभाव करते हैं। जब अजमेर में दंगे हुए तो नेहरू ने इसका ठीकरा भी आरएसएस के सर पर फोड़ दिया। उन दिनों संयुक्त प्रांत, जिसे आज वर्तमान का उत्तर प्रदेश कहा जाता है, में संघ का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा था। इससे भी पॉलिटिकल सिजोफ्रेनिक नेहरू घबराए हुए थे। लिहाजा नेहरू गढ़मुक्तेश्वर में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी आरएसएस का हाथ मानते थे। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों गढ़मुक्तेश्वर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। यहां तक कि नेहरू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत पर संघ के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने का दबाव भी बना रहे थे। इसका सबूत मिलता है नेहरू के उस पत्र से जो उन्होंने 29 दिसंबर 1947 को पंत को लिखा था। नेहरू ने इस पत्र में लिखा था कि आपने कहा था कि आप आरएसएस के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। यह कब होगा? मुझे लगता है कि अगर यह जल्दी किया जाता है तो बेहतर होगा। नेहरू का साफ तौर पर मानना था कि इस देश को मुस्लिम सांप्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है,
बल्कि असली खतरा तो हिंदू सांप्रदायिकता से है, जिसे आरएसएस से खाद्य पानी मिलता है। नेहरू ने अपने इन्हीं विचारों को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सामने प्रकट किया था। 5 जनवरी 1948 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा यह पत्र प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 305 पर। इस पत्र में नेहरू की आरएसएस के खिलाफ सिजोफ्रेनिक मानसिकता साफ साफ नजर आती है। पत्र में नेहरू ने लिखा कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अब सर उठाने के लिहाज से बहुत कमजोर है। भारत के भीतर आज हमें जिस सांप्रदायिकता से निपटना है वह हिंदू और सिख सांप्रदायिकता है, जो हाल के ही दिनों में बहुत ज्यादा आक्रामक और असहिष्णु हो गई है। इस बात के सबूत मिले हैं कि आरएसएस ने हाल की भयानक घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के नेता कहते हैं कि संघ राजनीतिक संस्थान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी नीति और कार्यक्रम राजनीतिक, अत्यधिक सांप्रदायिक और हिंसक गतिविधियों पर आधारित हैं। उन्हें नियंत्रण में रखना होगा और हमें उनके पवित्र कार्यों से गुमराह नहीं होना चाहिए, जो उनकी नीति से पूरी तरह भिन्न है। बंटवारे के दौरान संघ की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। पूरे उत्तर भारत में संघ ने जिस तरह से शरणार्थियों के लिए सेवा कार्य किया था, उसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। यहां तक कि देश के कई प्रभावशाली व्यक्ति भी संघ की तारीफ कर रहे थे। नेहरू को इस पर भी आपत्ति होती थी। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने जब मध्य प्रदेश के रीवा में सार्वजनिक तौर पर संघ की प्रशंसा कर दी, तो नेहरू ने इस पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 22 जनवरी 1948 को एक पत्र में लिखा कि हमारी वर्तमान समस्या यह नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है और क्या नहीं करता है, बल्कि हमारी समस्या यह है कि हमारे अपने बहुत से लोग क्या करते हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मुझे यह पढ़कर अफसोस हुआ है कि आपने आरएसएस को प्रोत्साहित किया है। यह संगठन वर्तमान में भारत का सबसे शरारती संगठनों में से एक है। संघ के लिए नेहरू इस कदर सिजोफ्रेनिक थे कि उसके अच्छे काम भी नेहरू को बर्दाश्त नहीं होते थे। 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया, तो संघ के कार्यकर्ता भारतीय सेना के सबसे बड़े मददगार साबित हो रहे थे, लेकिन नेहरू को यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ। असल में युद्ध के दौरान भारत सरकार की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के होमगार्ड्स और दूसरे स्वयंसेवी संगठनों को हथियार दिए जा रहे थे, जिससे वह भी भारतीय सेनाओं की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज का मुकाबला कर सके। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुलाम मोहम्मद बख्शी ने नेहरू से शिकायत की कि ये सारे हथियार आरएसएस को सौंप दिए गए हैं। इससे नेहरू गुस्से में आ गए और उन्होंने बिना कोई जांच किए सीधे सरदार पटेल को 30 दिसंबर 1947 को एक पत्र लिख दिया। इस पत्र में नेहरू ने लिखा कि मुझे टेलीफोन पर एक बेहद चिंतनीय सूचना गुलाम मोहम्मद बख्शी ने दी है। बख्शी ने बताया है कि जो हथियार हमने उसके लिए भेजे थे वह आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बांट दिए गए हैं। जम्मू खतरे में है और बख्शी के होमगार्ड्स बिना राइफलों के लड़ रहे हैं और कई जवानों ने अपनी जान गंवाई है। मुझे लगता है कि बख्शी के होमगार्ड्स की कीमत पर आरएसएस की मदद की जा रही है। नेहरू ने इस पत्र में आरएसएस पर जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने का आरोप भी लगाया, लेकिन सरदार पटेल ने नेहरू के सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। वह जानते थे कि आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आरएसएस का समर्थन करते हुए उसी दिन 30 दिसंबर 1947 को नेहरू को तगड़ा जवाब दिया और लिखा कि गुलाम मोहम्मद बख्शी कल पूरे दिन मेरे साथ थे। उन्होंने हथियारों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, ना ही बख्शी ने मुझे आरएसएस की गतिविधियों के विषय में बताया। आरएसएस ने अपने शुरुआती दिनों में जो भी किया हो, लेकिन अब उसके खिलाफ किसी भी तरह के सबूत नहीं है। नेहरू अपने पूरे जीवन में संघ के प्रति राजनीतिक सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त रहे, लेकिन मैंने आपको जानबूझकर उनके सिर्फ उन्हीं बयानों के बारे में बताया है जो उन्होंने संघ के खिलाफ महात्मा गांधी की हत्या के 1 महीने पहले दिए थे। इन बयानों को पढ़ने और समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि नेहरू काफी पहले से आरएसएस पर नकेल कसना चाहते थे और गांधी हत्याकांड की वजह से यह सुनहरा मौका उनके हाथों में आ गया और उन्होंने गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगवा दिया। लेकिन नेहरू ये नहीं जानते थे कि गांधी हत्याकांड के बाद उभरी जनमानस की भावनाओं के बीच संघ पर प्रतिबंध लगाना तो बहुत आसान था,
किंतु संघ को गांधी का हत्यारा साबित करना एक बेहद कठिन कार्य था और जीवन भर नेहरू ये चाहकर भी ये साबित नहीं कर पाए। फिलहाल खरी बात के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी युवा अवस्था में ही राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी किस तरह से आरएसएस से डरने लगी थी। आरएसएस के प्रति इंदिरा गांधी की इसी सिजोफ्रेनिक मानसिकता की पड़ताल करेंगे हम अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।